हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सेशन। माय नेम इज अमन एंड आज हम लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक की थ्योरी क्या क्या होती है। एंड दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरी होती है। पहले तो ये समझो कि ये थ्योरी वर्ड का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, थ्योरी का मतलब होता है कि जो पुराने समय के बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल हो गए, आपके एडम स्मिथ हो गए, रॉबिन्सन हो गए, पीगू हो गए, एसी पीगू हो गए, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए थे। अब जब कोई कंसेप्ट देता है तो किसी आधार पर देता है ना। जैसे मान लो जेरेमी बेनेथन ने कहा था कि यूटिलिटी क्या होती है। जब भी किसी सामान के अंदर सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत होती है तो उसको यूटिलिटी कहा गया। तो भैया सामान के अंदर सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत होती है तो यूटिलिटी कहा गया उसको। ठीक है, तो ये जो सोचा गया, भैया किसी इंसान ने सोचा होगा ना, तो किस आधार पे सोचा होगा, यानी कंसेप्ट जो होते हैं वो किसी आधार पे बेस्ड होते हैं, किसी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती हैं ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, जिसमें उनका क्या सोचना था, उनके क्या विचार थे, उनका क्या बेसिस था, ये सब हमको पढ़ना है। यानी भैया जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उनके नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए, उस थ्योरी में मेन किस बात पे फोकस किया गया था आपको ये पता होना चाहिए बस। और जरा आपको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस थ्योरी का मतलब क्या है एंड उसमें क्या फोकस किया गया है, मेन पॉइंट वो आपको पकड़ना है केवल। ठीक है, चलो, व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक्स थ्योरी इज अ सेट ऑफ कंसेप्ट, यानी कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ये बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, ठीक है, दैट डिफाइन हाउ वेरियस इकोनॉमिक्स वर्क्स, यानी कि भैया हमारा जो इकोनॉमीज है, यानी हमारी जो देश है, अर्थव्यवस्था है। एग्जांपल, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है एक कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। जैसे मान लो डेमोक्रेटिक, अब नॉर्थ कोरिया को देख रहे हो, वहां पे भैया क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी क्या बोलते हैं, तानाशाही चलता है वहां पे। तो वो भी ये क्या है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, विचारधारा है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। इकोनॉमिस्ट में यूज थ्योरी फॉर वैरायटी ऑफ गोल, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे गोल को अचीव करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जिसका जो नीड होगा, जिसके जो फंक्शन होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तो माँ बाप उसको पहले बहुत पीटेंगे, मारेंगे। ठीक है, नहीं समझेगा तो पहले प्यार से समझाएंगे, समझ जाओ बेटा समझ जाओ। अगर भैया नहीं समझेगा तो मारेंगे, पीटेंगे। यानी समझाना भी एक कंसेप्ट है, पीटना भी एक कंसेप्ट है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको किस विचारधारा का या फिर किस कंसेप्ट का यूज करना है उस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। तो इकोनॉमिस्ट लोग भी क्या करते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हमको कौन से कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, ओके। सम थ्योरी फॉर एक्सप्लेन सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन इकोनॉमिक्स इवेंट, यानी कि कुछ थ्योरी ये कहती हैं कि क्यों हमारे इकोनॉमी के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, सच एज महंगाई क्यों आती है, और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। और अदर इकोनॉमिक थ्योरी में गिव फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स इकोनॉमिक्स टू इवैल्यूएट, अंडरस्टैंड, फोरकास्ट। देखो, अब इकोनॉमिक्स लोग जो होते हैं इसी की मदद से अंदाजा लगा पाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीजें चेंज होंगी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में। ठीक है, हाउएवर इकोनॉमिक्स फ्रीक्वेंटली अप्लाई थ्योरी टू डिफिकल्टीज और इवेंट्स दे सी टू गेन हेल्पफुल इंसाइट्स, यानी जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो अपने थ्योरी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोग बहुत सारा थ्योरी, देखो इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है कि इकोनॉमी में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे कंसेप्ट्स बनाए हैं, थ्योरी बनाई है। एग्जांपल, पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि बताता है कि अगर आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आप उसका इस्तेमाल करके कौन से दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हो। यानी पीपीसी का भी कंसेप्ट है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो उसने क्या किया, अब मानो कोई एक किसान है, उसको भैया खेती करनी है और कोई दो सामान उगाना है, तो किसान को पता है कि वो दो कौन से सामान उगाए और कितना उगाए कि उसको मैक्सिमम फायदा होगा। तो ये कैसे पता चला, पीपीसी कर्व से पता चला, क्योंकि आपको आगे चल के पढ़ना भी है। तो ये हो गया, यानी कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व, किसी भी समस्या की क्या बोलते हैं सॉल्यूशन के लिए इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, और इसी के ऊपर थ्योरी बनाई गई है। तो अब पहला थ्योरी है सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। अब अपना पहला थ्योरी क्या है, सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी।
सप्लाई डिमांड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसकी मदद से किसी भी सामान का दाम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो द इकोनॉमिक कनेक्शन बिटवीन सेलर एंड परचेजर ऑफ अ वेरियस कमोडिटी इज डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो डिमांड का भी लॉ होता है, सप्लाई का भी लॉ होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं, किसी भी सामान का प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। तो यानी कि किसी भी सामान का दाम कैसे डिसाइड किया जाए, यहां पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। देखो यही है की टाइम एग्जाम में जो पूछेगा आपसे कि किसी भी सामान का दाम कैसे डिसाइड किया जाता है, ये बताया गया है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सोच लो। यानी कि मेन चीज मैंने आपको बताई दी, ठीक है, बाय इट्स अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर डिमांड। बस आगे आपको इसके अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज आपका काम का नहीं है कि सप्लाई डिमांड की थ्योरी में आपको बस इतना पढ़ना है। सप्लाई और डिमांड थ्योरी बस हमको इतना हेल्प करती है टू हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। और आपको बताया कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कुछ मतलब नहीं है इसे आपको, बस आपको ये याद रखना है। फिर आता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी। भैया क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या होती है, ये थोड़ा पुराना है। क्लासिकल यानी कि ट्रेडिशनल, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देखो हमको इस में से क्या करना है, मेन चीज को निकालना जो आपके एग्जाम में आ सकती है। अभी तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, बट आपका काम क्या है कि आप जब पढ़ाई करो तो आप इंपॉर्टेंट चीज को आइडेंटिफाई करना सीखो कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब ये पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, एग्जाम्स के पेपर्स को देखोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखाई देगा अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछा है तो यहां से आ सकता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉड टर्म दैट रिफर टू डोमिनेंट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी था। यानी कि देखो इकोनॉमिक्स के विचारधारा होती है लोगों की, जैसे मान लो किसी की विचारधारा है कि भैया वेजिटेरियन, हमको नॉनवेज नहीं खाना, किसी की विचारधारा है कि हमको नॉनवेज खाना है। दो लोगों की अपनी विचारधारा है, ठीक है। तो यानी कि जो वेजिटेरियन वाले लोग हैं उनकी विचारधारा बड़ी सिंपल से कि नहीं खाना है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं जो उनकी विचारधारा होती है वो बहुत डोमिनेंट नेचर की होती है। कोई उनको कहता है ना कि आप क्यों खाते हो, ये है वो है, वो बड़ा डोमिनेंट होकर कहते हैं नहीं तुमसे मतलब, कहने का मतलब है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग थे उनकी जो विचारधारा थी बहुत डोमिनेंट थी, यानी दूसरों के ऊपर प्रभावी थी, ठीक है। वो जब भी उनसे कोई उनकी बात को बोले तो वो लोग दबाव डाल के कहते थे नहीं ये चीज तो ऐसा होता है, क्या कर लोगे, ठीक है, ओके। तो थ्योरी इन 18th and the 19th century, the originator of the classical economics theory according to most is Scottish economics। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी है इसको किसने दिया था, यानी इसका ओरिजिनेटर कौन था, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इन्होंने स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे क्या जो। However, earliest contribution were made by Spanish, Scottish, French psychocrats, ठीक है। अब इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, ठीक है। डेविड रिकार्डो, थॉमस माइथस, एनी रॉबर्ट, जैक स्ट्राइगोट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, जीन बैप्टाइस्ट से, जेबी से एंड इगॉन बॉम बैवाइक वर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक्स। लेकिन देखो यहाँ पे इतना नाम भैया दे दिया है, बट भैया ओरिजिनेटर कौन थे, एडम स्मिथ थे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया जो शुरुआत की थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की वो एडम स्मिथ ने की थी। Most national economies were administered by a top-down command and control monarchic government policy framework before the emergence of classical economics. Many of the most well-known ancient thinkers like Smith, Tagore developed their ideas alternatives to the protectionist and inflationary पॉलिसीज ऑफ द मर्चेंटाइज यूरोप। अब देखो भैया यहाँ पे आपको जो बताया है ना बड़ी टेक्निकल चीज बताया है, इसके लिए मुझे आपको पूरा इतिहास पढ़ाना पड़ सकता है, बट मैं आपको सिंपल बताऊंगा, ठीक है। यानी कि मोस्ट नेशनल इकोनॉमीज वर एडमिनिस्ट्रेड बाय टॉप डाउन कमांड एंड कंट्रोल। यानी कि पुराने समय में जो देश की अर्थव्यवस्था होती थी उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि भैया कमांडेंट, मिलिट्री कंट्रोल करती थी, ठीक है। मोनार्चिक यानी कि जो गवर्नमेंट मोनार्ची होती है, यानी कि भैया जिसकी विचारधारा भाई किया है कि काम हमारे हिसाब से नहीं काम करो तो हम मार देंगे, मोनार्ची, ठीक है, हिटलर के जमाने की, ओके। पॉलिसी फ्रेमवर्क बिफोर द इमर्जेंस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मेनी ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंशिएंट थिंकर, ये सब लोग क्या थे, इनका जो लोग थे इनका काम क्या था कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज की अगर महंगाई आ जाए तो महंगाई को ठीक करने के क्या क्या किया जाए। एंड मर्चेंटाइज यूरोप, यानी देखो पहले जो यूरोप था वहां पे बहुत सारा बिजनेस होता था, अब कहीं पे अगर बिजनेस हो रहा है तो वहां पे महंगाई तो आएगी ही आएगी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के क्या किया जाए, ये पूरा जो टेक्निक्स थी ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस की गई है। इकोनॉमिक्स एंड इवेंचुअली पॉलिटिकल लिबर्टी वर इनएक्टिवली टाइड विद क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यू मे हैव लर्न मोर, ठीक है, ओके, इसमें मतलब नहीं है। तो यानी कि आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी किसने दी थी,
एडम स्मिथ ने दी थी, ये लोग इसके कंट्रीब्यूटर थे। और इसमें डिस्कस किया गया है कि भैया जो इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज थी, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर डिस्कस किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों आता है माइथस इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो जहां पे माइथस का नाम आ जाएगा ना, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेना वर्ड पॉपुलेशन की थ्योरी। ठीक है, तो भैया माइथस ने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, ये वर्ड आप याद कर लो, आपका काम वैसे ही हो गया। यानी जब भी माइथस की बात आएगी तो ये समझ जाओ कि पॉपुलेशन नाम का कोई अगर कंसेप्ट है, थ्योरी है, कुछ भी है, तो माइथस ने दिया था। ये पहिए आप याद करिए, बस काम आपका यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो द माइथेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, देखो बताई है कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनता की जो पॉपुलेशन होती है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। इज अ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन दैट इज बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ थॉमस रॉबर्ट माइथस। इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस रॉबर्ट माइथस। ठीक है, ये नाम याद कर लो। प्रपोज द हाइपोथेसिस ही फेल्ट बाय दैट बाय द प्रिवेंटिव एंड द पॉजिटिव कंट्रोल अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड फूड सप्लाई कुड बी क्रिएटेड। देखो, अब देखो सबसे पहली बात तो इनका जो थ्योरी है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में। अब इनका मानना यह था कि जो देश की क्या बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी देश में जो लोगों की संख्या है वो क्या होती जा रही है, उनको समझ टेंशन होने लगी कि भैया एक देश के अंदर जो जनता की लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, अब उनको खिलाने की ये पैसा खाना तो उतना है ही नहीं, है कि नहीं। यानी कि अगर लोग देश में बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से जो खाने पीने की चीजें वो भी बढ़नी चाहिए ना। तो वही बोलिए ये कि ही प्रपोज, इन्होंने एक हाइपोथेसिस यानी कि एक अनुमान लगाया, ही फेल्ट दैट बाय प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल, अगर हम जनता को कंट्रोल करें, यानी देश की जो जनता है अगर उस पर रोक लगाएं, उनको कंट्रोल करें, तो हम लोग एक बैलेंस बना सकते हैं जिससे कि हमारे देश में जो भी खाने पीने की चीजें हैं, बैलेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड द फूड सप्लाई कुड बी क्रिएटेड, यानी देश के अंदर जो भी खाने पीने का सामान है उसके बीच में, सप्लाई के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा, जिससे क्या होगा, भूखमरी नहीं आएगी देश के अंदर। क्या नहीं आएगी? भूखमरी नहीं आएगी। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा डीप में नहीं घुसता है। द माइथेशियन थ्योरी इज मोस्ट वेरी पॉपुलेशन थ्योरी इन 1798 थॉमस रॉबर्ट माइथस पब्लिश एन एसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक किताब छापी, इसका नाम ये था। ठीक है, कब छापी देखा ना, 1798 के अंदर। देन इन 1803 ही रिवाइज सेवरल ऑफ हिज कंक्लूजंस, बहुत सारी चीजों को चेंज किया, मतलब नहीं है उससे। ओके ओके, बस इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो मेन था वो हो गया। ठीक है, क्या था? ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बस कहानी खत्म। ओके, ठीक है दोस्तों, आपका आता है मार्क्सिज्म थ्योरी। अब ये मार्क्सिज्म थ्योरी क्या होती है देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कितने सारे कंसेप्ट अंदर घुसे हुए हैं एंड आपको केवल पढ़ना मेन चीज ही है। ठीक है, मार्क्सिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ थ्योरी है, ये समाज के बारे में है। सोशियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब भी कोई थ्योरी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इंटरप्रिटेड कैपिटलिज्म इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब देखो ये कहता है कि कैपिटलिज्म क्या होता है, पहले तो आपको कैपिटलिज्म समझना पड़ेगा। कैपिटलिज्म का दोस्तों मतलब होता है पूंजीवादी देश, जहां पे जो कंट्रोल है वो उनके पास में है, यानी कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके ये बनाना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पूंजीवादी योग, यानी कैपिटलिस्ट योग। ओके, तो मार्क्सिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी जो कि हमको बताता है कि कैपिटलिज्म, अगर पूंजी किसी देश के अंदर पूंजीवाद है, यानी कि भैया वो लोग जिनके पास में बहुत पैसा है वही लोग सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे, लेबर पे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जैसे मान लो एक 3 प्रकार के देश होते हैं, यानी व्यवस्था होती है। एक होता है डेमोक्रेटिक कह लो आप, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एक होता है क्या गवर्नमेंट इकोनॉमी, जहां पे क्या बोलते हैं सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो कैपिटलिज्म है ये इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों दिस थ्योरी पॉजिट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी कंप्राइजेस 2 सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। यहाँ पे 2 टाइप के क्लासेस यानी 2 टाइप के लोग होते थे। ठीक है, इसको ध्यान समझना। पहला था बॉर्जियस, इसका मतलब था द रूलिंग क्लास, इसका मतलब होता है कि राज करने वाले लोग। बॉर्जियस का मतलब क्या था? जो लोग राजा महाराजा की तरह किसी के ऊपर राज करते थे उनको कहा गया था बॉर्जियस। एंड दूसरे थे प्रोलेटेरिएट, इसका मतलब वर्किंग क्लास, काम करने वाले लोग। यानी कि भैया मार्क्सिज्म के अंदर जो भैया जनता थी बेसिकली वो 2 टाइप में बटी हुई थी। एक थी आपका क्या बोलते हैं बॉर्जियस, यानी कि राज करने वाले लोग, राजा महाराजा टाइप लोग, एंड दूसरे थे जो काम करने वाले लोग थे। मार्क्सिज्म द बॉर्जियस जो थे, यानी जो ये लोग थे, ये कंट्रोल करते थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है देश के अंदर। एंड
प्रोटाइजन जो थे वो ओन्स द लेबर दैट प्रोड्यूसेस इकोनॉमिक गुड्स विद वैल्यू, यानी ये लोग काम करते थे बस, ठीक है, विद द बॉयजियस मोटिवेशन लाइज इन ड्राइविंग द मोस्ट वर्क फ्रॉम द प्रोटाइजन। देखो बॉयजियस लोगों का काम था कि वर्करों से खूब काम करवाना, जितना काम करवा सकते हो उतना काम करवाओ, ठीक है, बाय पेइंग द लीस्ट अमाउंट, एंड कम से कम पैसा दो उनको, क्या करो, कम से कम पैसा दो उनको, वेजेस दो, एंड क्रिएटिंग एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी, उनको खूब लूटो, यानी भैया इकोनॉमी के अंदर उनको खूब, उनका खूब यूज करो, यानी कम से कम पैसा देके मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करवाओ एंड उनका खूब शोषण करो, ठीक है। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट दिस इनइक्वालिटी में लीड टू इवोल्यूशन, अगर ऐसा भेदभाव किया जाएगा, इस थ्योरी के अंदर ये भी कहा गया कि अगर किसी देश के अंदर ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन, क्रांति आ जाएगी। भैया अगर किसी देश में आप जाके राजा महाराजा का राज करोगे और सबसे केवल काम करवाओगे, उनको कम पैसा दोगे, जैसे इंडिया में हुआ था, ब्रिटेन वाले लोग इंडिया में आए थे, इंडिया में कब्जा करिए, यहाँ लोगों को काम करवाएं, पैसा भी कम दें और माई पीटे पे बेचारे को एक्सप्लॉइट करें, यही चीज है। तो मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दिया था, याद रखो, मार्क्सिज्म थ्योरी किसने दिया था, कार्ल मार्क्स एस्टैब्लिशेस मार्क्सिज्म अ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फिलॉसफी, यानी इनकी एक सामाजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी थी दैट एम्फसाइजेस द स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। तो भैया ये आता है मेन चीज, यानी कि जो कैपिटलिस्ट यानी पैसे वाले लोग थे एंड जो वर्कर लोग थे, इनके बीच का जो स्ट्रगल था, यानी जो समस्या थी, इसी के बारे में डिस्कस करता है मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सिज्म थ्योरी ये कहती है कि भैया किसी देश के अंदर जहां पे उसको कंट्रोल किया जाया है अमीर लोगों के द्वारा, पैसे वाले लोगों के द्वारा, तो वहां पे जो स्ट्रगल होता है, जो समस्या आती है अमीरों और गरीबों के बीच में, इसी को कहा गया है मार्क्सिज्म थ्योरी, जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। ओके, मार्क्सिज्म इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड व्यू दैट इनकम्पासेस बोथ मार्क्सिस्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके बस इतना खत्म कहानी, आपका हो गया कहानी ऊपर जितना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बहुत ही अच्छी थ्योरी थी दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है लाइजिस फेयर कैपिटलिज्म थ्योरी। लाइजिस फेयर का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी, इसको पहले यहां पे वर्ड लिख लो, FREE, ओके। लाइजिस फेयर इज अ थ्योरी ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म डायरेक्टली अपोज टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि भाई सच एज रेगुलेशन, सब्सिडी, मिनिमम वेजेस, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मोर ऑब्टेनेबल इन सिस्टम दैन गवर्नमेंट लीव अलोन, यानी कि भैया जो भी कुछ होगा वो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट बगल में बैठो, तुमको कुछ नहीं करना है, ना ही टैक्स लगाना है, ना ही कुछ करना है, जो भी होगा आप इंटरवेंशन मत करो, जो भी हमें प्राइवेट सेक्टर बनाया उसको काम करने दो अच्छे से, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको कहा गया है मार्केट इकोनॉमी, इसका एक और नाम आप लिख सकते हो, इसका और नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी, यानी लाइजिस फेयर कैपिटलिज्म थ्योरी ये क्या कहता है, लाइजिस फेयर इज अ थ्योरी ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, यानी यहाँ पे जो भी होगा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली अपोज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, सच एज कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना, सब्सिडी, मिनिमम, जैसे आज के टाइम पे अगर कोई इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको 18,000 रुपये मिनिमम पे करना कंपलसरी है फैक्ट्रीज के अंदर। अगर कोई फैक्ट्री में इंसान काम कर रहा है 8 घंटे का तो उसको 18,000 रुपये मिनिमम पे करना चाहिए, ये सरकार ने नियम बनाया हुआ है। बट अगर एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सरकार है ही नहीं तो वो मिनिमम वेज रेट, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी डिसाइड ही नहीं करेगा कोई, यानी सरकार को किसी भी चीज से मतलब नहीं होता है, अपना वो बस काम करती है, ठीक है। ओके, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मोर ऑब्टेनेबल इन सिस्टम दैट गवर्नमेंट लीव अलोन, यानी गवर्नमेंट चीजों को छोड़ दे, सब कुछ अच्छे से काम करेगा। दैट डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच टर्म लाइजिस फेयर, ये जो वर्ड है फ्रेंच से आया हुआ है, ठीक है। Economics that adhere to theory argue that economic competition instead self-regulation that doesn't necessitate federal involvement, यानी कि कहने का मतलब है, देखो इस थ्योरी का मोटा मोटी ये कहना है कि जो भी देश में हो रहा है उसको होने दो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी जो बनना है बनने दो, प्राइवेट लोग अपना लोग खुद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मार्केट, अब आपका 3-4 थ्योरी बचा हुआ है, ठीक है, तो वो देख के हम लोग इसको खत्म करेंगे आज। अब आपका आता है मार्केट सोशलिज्म थ्योरी। ये क्या कहता है, मार्केट सोशलिज्म थ्योरी, इसको लिबरल सोशलिज्म भी कहा गया है, पहले तो एक वर्ड यहाँ पे याद कर लो, इज अ थ्योरी दैट प्रपोजेस द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट फ्रॉम बोथ सोशलिस्ट प्लानिंग एंड फ्री एंटरप्राइजेस, यानी कि देखो भैया ये कहता है कि जहां पे गवर्नमेंट भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है, यानी कि बोथ
सोशलिस्ट प्लानिंग भी हो, समाज की प्लानिंग भी हो, एंड फ्री इंटरप्राइजेस यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हो। इन मार्केट सोशल इकोनॉमी कैपिटल इज ओन कोऑपरेटिव बोथ बट मार्केट फोर्सेस डिफाइन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज rather देन गवर्नमेंट। यानी भैया गवर्नमेंट बस देखेगी चीजों को, जो भी चीज डिसाइड होगी वो मार्केट के फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होगी, यानी कि डिमांड की मदद से और सप्लाई की मदद से। ओके, बट मार्केट फोर्सेस डिफाइन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज rather than गवर्नमेंट ओवरसाइड। डिफरेंट मार्केट सोर्सेस मोर डायरेक्ट द प्रॉफिट जनरेटेड बाय सोशली ओन फर्म टुवर्ड बाइंग चैनल सच एज एम्प्लॉय रेम्युनरेशन पब्लिक फाइनेंसिंग थ्रू डिविडेंड। दोस्तों यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये यानी आजाद देश का एक तरीके से, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलकर काम करेंगे एक तरीके से। ठीक है, फिर दोस्तों आता है मोनेटाइज्म थ्योरी। ये मोनेटाइज्म थ्योरी क्या होती है? मोनेटाइज्म इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। देखो ये कौन सी थ्योरी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पे इकोनॉमी को एज अ होल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, दैट प्रमोट द आइडिया दैट गवर्नमेंट कैन अचीव इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग मॉनेटरी सप्लाई। यानी इसका कहना है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे गवर्नमेंट तभी कंट्रोल कर पाएगी जब वो उस देश के मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, यानी उस देश में जो भी पैसा है, जो भी पैसा छापा जा रहा है, जो भी मनी है, अगर सरकार उसको कंट्रोल करेगी तो यानी उस देश को भी कंट्रोल करेगी। इसका कहना है मॉनेटरिज्म थ्योरी का, यानी एक ऐसी थ्योरी जो ये कहती है कि अगर किसी भी देश को कंट्रोल करना है तो वहां का मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर लो। ठीक है, द की प्रिंसिपल ऑफ मॉनेटरिज्म इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इकोनॉमी इज द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द ग्रोथ। बड़ा अच्छा बात बोला, ये कहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर यानी किसी भी देश के अंदर टोटल जितना पैसा है वो ये डिसाइड करता है कि उस देश का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम पे अगर देखा जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दुनिया के अंदर एक ऐसा कौन सा देश है जिसका कर्जा बहुत ज्यादा है, यानी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, अपने जीडीपी के अमाउंट से भी ज्यादा है। सोचो, यानी अगर जीडीपी अगर 1 लाख रुपए की है तो उससे ज्यादा उसका कर्जा है, 2 लाख से भी ऊपर उसका कर्जा है, जीडीपी से दुगना। तो उसका नाम सुन के आप हैरान हो जाओगे, उसका नाम है जापान। ठीक है, यानी जापान का क्या बोलते हैं, जीडीपी से भी दुगने से ज्यादा उसका कर्जा है। और दोस्तों इंडिया का 46% जीडीपी का अमाउंट डेप्थ में है। सपोज अगर हमारी जीडीपी अगर 1 लाख रुपए की है तो 46 क्या बोलते हैं 1000 हमारा क्या है, कर्ज भी है, उधार भी है। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि जो मॉनेटरी, यानी कि ये कहता है कि किसी भी देश का जो क्या बोलते हैं पैसा है, उस पर कितना पैसा है वो ये डिसाइड करता है कि वहां की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो बस दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों आपका 8वां आता है किन्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी। किन्सियन, ठीक है, किन्सियन इकोनॉमिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ थ्योरी एडवांस बाय जॉन जे.एम. कीन्स। भैया बड़ा फेमस नाम है, इनका नाम याद रखना, जॉन मैडनास कीन्स इन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बड़ा पूछा गया बाय बाय कि ये कंसेप्ट किसने दिया है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सुनो जी, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आए, इंटरेस्ट की बात आए, मनी की बात आए, तो जे.एम. कीन्स ने बहुत सारी थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो भैया इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हुई है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ, यानी कि अगर नौकरियों के ऊपर, रोजगार के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, मनी के ऊपर कोई भी कंसेप्ट समझ आए हैं तो पहले जे.एम. कीन्स ने दिए हुए हैं। 1935 से 36 के बीच में एंड अदर बहुत सारी अदर किताब भी छापी हुई है, फाउंडेशन फॉर गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, कि भैया नौकरियां कैसे दी जाए लोगों को, सरकार के बताया इन्होंने। इट वॉज द प्रीडोमिनेंट स्कूल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड द डोमिनेंट अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब नहीं है। ओके, तो यानी कि ये आपका इसमें बनता है किन्सियन थ्योरी। किन्सियन थ्योरी जे.एम. कीन्स ने दी थी। इन्होंने बताया है, बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, मनी के ऊपर। ठीक है, 35 से 36 के बीच में, बस। ओके, ये हो गया। किन्सियन इज अ डिमांड साइड थ्योरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किन्सियन क्या है, डिमांड साइड की थ्योरी, यानी ये डिमांड की बात करते हैं। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, यानी कि कम समय में हमारे देश में जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, यानी भैया गिरावट आती है, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफेशन, ये फैशन, स्टैगफ्लेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब आता है नेट ग्रोथ थ्योरी। ये क्या कहता है, द एनजीटी इज फोकस ऑन इंडिविजुअल डिजायर, यानी कि इंसान की जो डिजायर होती है, नीड्स एंड ड्राइविंग एलिमेंट बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, अगर आप अपना विकास करना चाहते हो, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपकी डिजायर होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो भैया एनजीटी थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी डिजायर यानी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, नीड होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए जो कि आपको धक्का देके आगे बढ़ाएगी। पीपुल परचेज, सेल, इन्वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर वांट्स एंड नीड्स। अगर इंसान चाहेगा ही नहीं तो खर्चा ही नहीं करेगा, खरीदेगा ही नहीं, बेचेगा ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो भैया ग्रोथ, आपका ग्रोथ तभी होगा जब आपकी चाहत होगी, आपकी इच्छा होगी। अगर आप गधे इंसान हो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते जिंदगी में, आपको आगे ही नहीं बढ़ना है, तो आप क्या ही करोगे।
ठीक है, आपकी ग्रोथ ही नहीं है, आपके डिजायर नहीं है, वांट्स नहीं है, इच्छा नहीं है। जिसकी वांट्स है, डिजायर है, वही केवल आगे बढ़ सकता है। यानी कि आपका ग्रोथ तभी होगा जब आपके पास में वांट्स है या फिर डिजायर है। ठीक है, ये जीडीपी स्टडीज थ्रू क्लाइम। ठीक है, ओके, ये हो गया। बस इसमें आपको डिटेल में इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मॉरल हैजार्ड थ्योरी, मॉरल यानी नैतिक हैजार्ड थ्योरी। और मॉरल हैजार्ड इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना ऑब्जर्व थ्रू आउट सिस्टम इन हिस्ट्री इन विच पार्टीज एंटर कॉन्टेक्ट इन अ बैड फेथ. Moral hazard often occur when entity such as corporation increases its exposure to risk during a transaction to maximize profit because the entity may not have endured the consequence of taking on that risk. देखो दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है आप जानबूझ के गलत क्या बोलते हैं डिसीजन, मतलब कि आपका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, बट आप एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, कहते हैं इन सच सिचुएशन द अदर पार्टी ऑफ ट्रांजेक्शन टिपिकली बियर कॉस्ट ऑफ दैट रिस्क। देखो यानी आप एक ऐसा, आपको पता है कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन किया तो भैया या तो आपको या तो सामने वाली पार्टी को बहुत ही खतरनाक नुकसान होने वाला है। ठीक है, नुकसान तो होगा, ठीक है, बट नुकसान किसको होगा ये कंफर्म नहीं है, एंड हाँ किसी भी पार्टी को हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि मॉरल हैजार्ड इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना ऑब्जर्व थ्रू आउट सिस्टम इन हिस्ट्री इन विच पार्टीज एंटर कॉन्टेक्ट इन ए बैड फेथ। यानी आप किसी भी कॉन्टेक्ट में आते हो बट आपका बैड फेथ, यानी भैया आप ईमानदार नहीं हो, मतलब ये पता है आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, ये हो गया, ओके, ये तो काम करनी है। ट्रेजिडी ऑफ कॉमन थ्योरी, ये क्या कहता है, ट्रेजिडी जो नाम ही है ट्रेजिडी ऑफ कॉमन थ्योरी। ठीक है, द ट्रेजिडी ऑफ कॉमननेस इज इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच एवरी इंडिविजुअल हैज एन इंसेंटिव टू यूज अ रिसोर्सेज बट एट अ एक्सपेंसेस ऑफ एवरी अदर इंडिविजुअल as there is no means to prevent anybody from doing so. It began with the question of what would happen if each separate acting in their self-interest permitted to flock to gauge on a common feed. कहने का मतलब होता है दोस्तों कि देखो अगर कोई जो भेड़ होता है, भेड़ वो अपने आई खाए निकाल के अगर बेचने लगे तो कोई फायदा उसको होगा? तो एक बात यार, एक भेड़ है अपना खाए जो होता है ऊन जो होता है निकाल के बेचने अगर लगे तो क्या उसको फायदा होगा? यानी आप जो है जो भी काम करते हो वो भैया उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ इंसेंटिव आपको मतलब कुछ पैसा खर्च करने पड़ते हैं। वही क्या है, द ट्रेजिडी ऑफ कॉमननेस इज इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच एवरी इंडिविजुअल, सब लोग हैज एन इंसेंटिव टू यूज अ रिसोर्सेज, यानी आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है। अगर भेड़ अपना खुद का निकाल के खाए अगर बेच देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो कहीं भी क्या लेगा, समझ आया? यानी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ कुछ इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, बट एट एक्सपेंसेस ऑफ एवरी अदर इंडिविजुअल, बट उसके ये खर्चा हम किसी और का करवाए। भेड़ का खाई निकाल के बेचोगे तो भेड़ का नुकसान होगा ना, लेकिन फायदा किसको होगा? आपको होगा। यानी इस दुनिया के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो यानी किसी इंसान को क्या बोलते हैं, किसी दूसरी चीज का हम फायदा उठा रहे हैं और क्या बोलते हैं आपको, फिर हम उसके हिसाब से पैसा हम कमा रहे हैं। ठीक है, अब मानो हम जंगल से लकड़ी काट के बेच रहे हैं तो लकड़ी काट के बेच रहे हैं ना, तो लकड़ी तो हम उगाए नहीं थे बट हम काट के बेच रहे हैं, यानी खर्चा किसी और का फायदा हमारा। ठीक है, ओके, यानी कि इट इफ एवरीवन एक्ट देयर सीमिंग बेस्ट, अगर सब लोग इसी तरह काम करने लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम दूसरों के खर्चे पे काम कर रहे हैं, खर्चा किसी और का फायदा हमारा, सिंपल सी बात है। ओके, ये हो गया, बस इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये दोनों स्टार्टिंग की 3 थ्योरी आपके काम की भी नहीं है। ठीक है, छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है बिजनेस डिसीजंस, ये आपका आखिरी है, फर्स्ट यूनिट का ये आखिरी पार्ट है। द बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेड टू प्ले अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन मॉडर्न बिजनेस सेटअप, यानी जो बिजनेस के इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस इज एसेंशियली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एज वेल एज फॉरवर्ड प्लानिंग, यानी फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है। बिजनेस डिसीजन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस का डिसीजन लेना एक मैनेजमेंट का अंदरूनी पार्ट होता है। मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर द कंसिडरेबल एंड इनसेपरेबल, देखो मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग इनसेपरेबल है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिजनेस डिसीजन इज द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, बिजनेस डिसीजन का मतलब होता है कि मान मेरे पास में ए बी सी डी 4 डिसीजन है तो हमको एक डिसीजन लेना है जो कि हमारी ये मोस्ट एफिशिएंट हो, यानी अच्छा हो, वही बोला गया है। लेकिन हम इसको लेते वक्त सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों एक होता है मैनेजरियल डिसीजन, यानी इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, जब भी बिजनेस के अंदर के डिसीजन लेते हैं या फिर बाहर के, उसको बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजंस, ये याद कर लेना। फिर आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जहां पे हम लोग मैथ का इस्तेमाल करते हैं, स्टैट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमिक थ्योरी, जहां पे सप्लाई डिमांड कॉस्ट की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक थ्योरी में आता है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब देखो
बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, यानी इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग भैया इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो, उसके टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के, जिससे हम लोग बिजनेस में डिसीजन ले सकें। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू सॉल्व बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम्स। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग, यानी जिससे हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये आपकी हो गई सारी थ्योरी एंड आपका यूनिट 1 होता है खत्म। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।